नमस्ते क्लास। मैं हूं प्रोफेसर अजीत और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे, आसियान। अरे वाह, नाम सुनकर घबराइए मत, ये कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके मोहल्ले में 10 घर हैं। सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कभी-कभी पड़ोसियों में छोटे-मोटे झगड़े हो जाते हैं या फिर कोई बाहरी आदमी आकर दादागिरी दिखाता है। तो एक दिन इन 10 घरों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। उन्होंने तय किया कि हम सब मिलकर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, व्यापार करेंगे और बाहर की किसी भी मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। बस यही है आसियान। ये दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक परिवार है। तो तैयार हैं इस परिवार की कहानी जानने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। चलिए अब आसियान की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आसियान की शुरुआत और सदस्य, बिगिनिंग एंड मेंबर्स ऑफ द आसियान। तो बात है 8 अगस्त 1967 की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों के विदेश मंत्री मिले। ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन्होंने मिलकर एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिसे आसियान घोषणा या बैंकॉक घोषणा कहा जाता है। और बस इसी दिन आसियान का जन्म हुआ। सोचिए, ये वो जमाना था जब दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था, यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव का माहौल था। ऐसे में इन देशों ने सोचा कि अगर हम एक साथ नहीं आए तो बड़ी शक्तियां हमें अपनी राजनीति का अखाड़ा बना देंगी। इसलिए उन्होंने दोस्ती और सहयोग का हाथ बढ़ाया। शुरुआत में तो सिर्फ 5 सदस्य थे, लेकिन धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया। 1984 में ब्रुनेई शामिल हुआ, 1995 में वियतनाम आया, 1997 में लाओस और म्यांमार भी सदस्य बन गए और आखिर में 1999 में कंबोडिया के आने से ये गिनती 10 हो गई। तो आज आसियान में पूरे 10 सदस्य देश हैं। याद रखने के लिए आप इन्हें ऐसे देख सकते हैं कि ये सब भारत के पड़ोस में दक्षिण पूर्व की तरफ हैं। डायलॉग पार्टनर्स और दूसरे सहयोगी मंच। अब देखिए, एक सफल परिवार सिर्फ अपने घर तक ही सीमित नहीं रहता, वो पड़ोसियों और दूसरे लोगों से भी अच्छे रिश्ते बनाता है। आसियान भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसने दुनिया के कई बड़े और महत्वपूर्ण देशों के साथ डायलॉग पार्टनर यानी संवाद भागीदार का रिश्ता बनाया है। इसका मतलब है कि ये देश आसियान की बैठकों में आते हैं, बातचीत करते हैं और कई मुद्दों पर मिलकर काम करते हैं। भारत भी आसियान का एक बहुत महत्वपूर्ण डायलॉग पार्टनर है। इसके अलावा अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस और यूरोपीय संघ जैसे कई और देश भी इसके पार्टनर हैं। आसियान ने कुछ और बड़े ग्रुप भी बनाए हैं, जैसे आसियान +3। इसमें आसियान के 10 देशों के साथ चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। ईस्ट एशिया समिट, यह एक और बड़ा मंच है जिसमें आसियान देशों के साथ साथ भारत, अमेरिका, चीन, रूस समेत कुल 18 देश हैं। आसियान रीजनल फोरम, यह सुरक्षा और रक्षा के मुद्दों पर बात करने के लिए एक बहुत बड़ा मंच है जिसमें 27 सदस्य हैं। इसका मकसद है कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति बनी रहे और कोई बड़ा झगड़ा ना हो। तो आप देख रहे हैं कि आसियान सिर्फ 10 देशों का छोटा सा क्लब नहीं है, बल्कि इसने अपने साथ दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को जोड़ रखा है। आसियान के उद्देश्य। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये सब देश मिलकर करना क्या चाहते हैं? इनका मकसद क्या है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला, आर्थिक विकास। सबसे पहला और बड़ा मकसद है पैसा। ये सभी देश चाहते हैं कि उनका व्यापार बढ़े, उद्योग लगें, लोगों को नौकरियां मिलें और सबकी तरक्की हो। दूसरा, शांति और स्थिरता। दूसरा मकसद है शांति। ये देश आपस में लड़ना नहीं चाहते, बल्कि बातचीत से अपने मसले सुलझाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पूरे इलाके में अमन और चैन बना रहे। तीसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग। ये देश अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी पढ़ाई लिखाई को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके लोग एक दूसरे को जानें, एक दूसरे से सीखें।
चौथा, मिलकर काम करना। चाहे वो विज्ञान हो, तकनीक हो या कोई और फील्ड, ये देश हर जगह एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आसियान का सपना एक ऐसे दक्षिण पूर्व एशिया का है जो अमीर हो, शांत हो और जहां के लोग मिलजुल कर रहें। आसियान के मूल सिद्धांत। अब किसी भी परिवार या ग्रुप को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे तो चाहिए ना। आसियान के भी कुछ पक्के सिद्धांत हैं जिन्हें 1976 की ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन यानी मैत्री और सहयोग की संधि में तय किया गया था। ये सिद्धांत बहुत सरल और सीधे हैं। एक दूसरे की इज्जत करना। सभी देश एक दूसरे की आजादी, संप्रभुता यानी अपने फैसले खुद लेने की ताकत की इज्जत करेंगे। दखलंदाजी नहीं। कोई भी देश किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में टांग नहीं अड़ाएगा। सब अपना अपना घर खुद संभालेंगे। शांति से निपटारा। अगर कोई झगड़ा या विवाद होता है तो उसे लड़ाई से नहीं बल्कि शांति से बातचीत करके सुलझाया जाएगा। धमकी या बल का प्रयोग नहीं। कोई भी देश दूसरे को डराएगा धमकाएगा नहीं और ना ही हमला करेगा। आपसी सहयोग। सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। यह सिद्धांत ही आसियान की सफलता का राज है। इसी वजह से पिछले 50 सालों में इन देशों के बीच कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। आसियान चार्टर। समय के साथ आसियान को लगा कि अब हमें और भी ज्यादा संगठित और मजबूत होने की जरूरत है, तो 2008 में उन्होंने आसियान चार्टर को लागू किया। आप आसियान चार्टर को एक तरह से इस संगठन का संविधान समझ सकते हैं। इस चार्टर ने आसियान को एक कानूनी पहचान दी। इसका मतलब है कि अब आसियान सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि एक असली कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त संगठन है। इस चार्टर ने आसियान के सभी नियमों, लक्ष्यों और इसके काम करने के तरीके को पक्का कर दिया। इसका सपना आसियान को यूरोपीय संघ की तरह एक मजबूत समुदाय बनाने का है। घोषित उद्देश्य। चार्टर के आने के बाद आसियान ने अपने उद्देश्यों को और भी साफ तौर पर दुनिया के सामने रखा। उन्होंने 3 मुख्य स्तंभों पर एक आसियान समुदाय यानी आसियान कम्युनिटी बनाने का लक्ष्य रखा। पहला, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय। इसका काम है यह सुनिश्चित करना कि सदस्य देशों के बीच शांति बनी रहे, विवादों को शांति से सुलझाया जाए और बाहरी खतरों से मिलकर निपटा जाए। दूसरा, आसियान आर्थिक समुदाय। इसका लक्ष्य है एक सिंगल मार्केट, यानी इन 10 देशों के बीच सामान, सेवाओं और निवेश का आना जाना बिल्कुल आसान हो जाए, बिना किसी ज्यादा टैक्स या रुकावट के। तीसरा, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका मकसद है लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ाना, गरीबी कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और पर्यावरण की रक्षा करना। तो कैसा लगा अब तक का सफर? समझ आ रहा है कि यह मोहल्ला कैसे काम करता है? कोई सवाल है आपके मन में? अब हम आसियान के ढांचे को समझेंगे, यानी कि यह संगठन असल में चलता कैसे है। आसियान की संगठनात्मक संरचना और तंत्र। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल, टीचर और स्टाफ होते हैं, वैसे ही आसियान को चलाने के लिए भी एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। चलिए इसके मुख्य हिस्सों को देखते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन। यह आसियान की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर बॉडी है। इसमें सभी 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शामिल होते हैं। इनकी बैठक साल में 2 बार होती है। आसियान के सारे बड़े फैसले यहीं लिए जाते हैं। आसियान मंत्री स्तरीय बैठक। इसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्री होते हैं। शिखर सम्मेलन की तैयारी करना और उनके फैसलों को लागू करवाना इनकी जिम्मेदारी होती है। आसियान आर्थिक मंत्रियों की बैठक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें सभी देशों के आर्थिक या व्यापार मंत्री शामिल होते हैं। इनका काम आर्थिक समुदाय के लक्ष्यों को पूरा करना और व्यापार से जुड़े मामलों को देखना है। क्षेत्रीय मंत्री स्तरीय बैठकें। आसियान सिर्फ विदेशी और व्यापार तक ही सीमित नहीं है। कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कई अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी मंत्रियों की बैठकें होती हैं। इन्हें सेक्टरल मिनिस्टीरियल मीटिंग कहते हैं। गैर आर्थिक आसियान मंत्री स्तरीय बैठकें। ये वो बैठकें होती हैं जो सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ी होती, जैसे कि रक्षा मंत्रियों की बैठक या पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक।
JMM। कभी कभी अलग अलग क्षेत्रों के मंत्रियों को एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पर बात करने की जरूरत पड़ती है। ऐसी बैठकों को जॉइंट मिनिस्टीरियल मीटिंग कहते हैं। महासचिव और आसियान सचिवालय। आसियान का एक मुख्यालय मनीला, इंडोनेशिया में है। इसका प्रमुख होता है महासचिव, यानी एक सेक्रेटरी जनरल जो आसियान का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासचिव और उनका स्टाफ, प्रोफेशनल स्टाफ, संगठन के दिन प्रतिदिन के काम को संभालते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी फैसले ठीक से लागू हों। तीसरे देशों में आसियान समितियां। दुनिया के दूसरे देशों जैसे कि अमेरिका, चीन, भारत में आसियान देशों के राजदूत मिलकर एक कमेटी बनाते हैं। इनका काम उस देश के साथ आसियान के संबंधों को मजबूत करना है। विशिष्ट निकाय, स्पेशलाइज्ड बॉडीज। इनके अलावा आसियान ने कुछ खास कामों के लिए विशेष संस्थाएं भी बनाई हैं, जैसे मानवाधिकार पर एक आयोग या आपदा प्रबंधन के लिए एक केंद्र। आसियान का आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द आसियान। तो हमने आसियान की बहुत सारी अच्छी बातें जानी। ये सच है कि आसियान ने दक्षिण पूर्व एशिया में शांति बनाए रखने और आर्थिक विकास करने में बड़ी भूमिका निभाई है। 60 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला यह संगठन आज दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत है। लेकिन जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आसियान की कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। धीमे फैसले। क्योंकि आसियान सर्वसम्मति के सिद्धांत पर काम करता है, यानी जब तक सब राजी न हो फैसला नहीं होता। कई बार जरूरी फैसले लेने में बहुत देर हो जाती है। दखल न देने की नीति। किसी के अंदरूनी मामलों में दखल न देने का सिद्धांत अच्छा है, लेकिन कई बार इसकी वजह से आसियान अपने ही सदस्य देश में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन, जैसे म्यांमार में, पर चुप रह जाता है। आर्थिक असमानता। आसियान के सदस्य देशों में बहुत ज्यादा आर्थिक असमानता है। एक तरफ सिंगापुर जैसा अमीर देश है, तो दूसरी तरफ लाओस और कंबोडिया जैसे गरीब देश। इस वजह से सबके लिए एक जैसी नीति बनाना मुश्किल होता है। बड़ी शक्तियों का दबाव। चीन और अमेरिका जैसे बड़े देश इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे आसियान की एकता पर दबाव पड़ता है। इन चुनौतियों के बावजूद आसियान आज भी दुनिया के सबसे सफल क्षेत्रीय संगठनों में से एक माना जाता है। इसने दिखाया है कि कैसे अलग अलग संस्कृति और राजनीति वाले देश भी शांति और सहयोग के साथ रह सकते हैं। उम्मीद है आप सबको आज की क्लास में मजा आया होगा। अगली बार हम एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।